पीएम मोदी से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने। द्विपक्षीय सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति से पीएम को कराया अवगत। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की घोषणा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से किया जाएगा प्रक्षेपित। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जताई उम्मीद। कहा, चंद्रयान 3 की क्षमता को 15% बढ़ाया गया। कनाडा में लगे खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए बताया इसे गंभीर मामला। कहा, सभी देशों की सरकारों से इस पर की गई बात मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनाई जाएगी सहमति। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले पर भाजपा हुई हमलावर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस से जुड़े अनवर ढेबर हैं मास्टरमाइंड। सिंडिकेट बनाकर 2161 करोड़ रुपए की हुई लूट। आम आदमी पार्टी पर रविशंकर प्रसाद ने ली चुटकी। कहा, शराब से अवैध कमाई बनी विपक्ष की सरकारों का औजार। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार गुट ने दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की। शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किया गया निर्वाचित। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वाले 9 विधायकों को निष्कासित करने के शरद पवार के फैसले को दी गई मंजूरी। उधर भतीजे अजित पवार ने नरेंद्र राणे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई अध्यक्ष किया नियुक्त। और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई। केजरीवाल सरकार में मनमाने ढंग से और अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हटाया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल के फैसले पर जताया आभार। कहा, लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार श्री इमैनुअल बोने ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री बोने ने प्रधानमंत्री को उनकी आगामी फ्रांस यात्रा के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई को बैस्टील दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेने के निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के प्रति आभार व्यक्त किया। हिरोशिमा में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद करते हुए पीएम ने कहा कि वो पेरिस में अपनी बातचीत जारी रखने के लिए उत्सुक हैं, जो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। बातचीत में दौरे की तैयारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया गया। बातचीत में रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, नई तकनीक और अन्य क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करने के विषय पर चर्चा हुई। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख घोषित की जा चुकी है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 के लिए निर्धारित की गई है। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लॉन्चिंग की तारीख और समय साझा किया है। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट LVM-3 के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा।
पांचों चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की क्षमता को 15% बढ़ाया गया है। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख घोषित करते हुए इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मिशन की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time, and if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on moon possibly by the last week of August. So that the date is decided by when is the sunrise on moon. So where it is landing, sunlight has to be there. Unlike 24 hours a day for Earth, the day on moon is 15 days. So 15 days you will have sunlight, and next 15 days there is no sunlight for one location. So we will have to land on the first day of the 15th day slot of the day. Then we will have life for at least 15 days. So this is the date on which we have to land. If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. इसके साथ ही इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिले डेटा का विश्लेषण किया गया है और जरूरी बदलाव करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी की गई है। लैंडिंग करने के सफल नहीं हुआ है, तो हमने जो किया है कि आप उसके बाहर उससे सभी डाटा हमसे मिले, टेलीमेट्री डाटा ये बोलते हैं, हम टेलीमेट्री डाटा का एनालिसिस किया, हम सिमुलेशन किया और हमको पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उस चंद्रयान 2 पर। और हमारे सॉफ्टवेयर को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने कई टेस्ट करे, हमारा कोल्ड सिमुलेशन टेस्ट है, हमने हेलीकॉप्टर में ये चंद्रमा लैंडर को लेकर हमने एक टेरेन पर ऊपर फ्लाई किया, हमने एक क्रेन में हैंगिंग करके लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया और हमने कई टेस्ट बेड बनाई हमारे स्पेस सैटेलाइट सेंटर में। ये सब टेस्ट करके और सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस टेस्ट करके फेलियर सिमुलेशन किया। सो जो कुछ हमको सोच सका सब किया अगले दो साल में इसके बाद। सो विद दैट कॉन्फिडेंस हम ये लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्चिंग का इनिशिएशन किया। तो विद दैट वी आर गोइंग, सो होपिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और कनाडा में लगे खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चिंता जताई और कहा कि पोस्टर का मुद्दा काफी गंभीर है, जिसमें हमारे राजनयिक दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास के खिलाफ हिंसा और धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने सभी देशों की सरकारों से इस मुद्दे पर बात की है। कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया आई है और कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। एक अटैक भी हुआ था और आर्सन अटेम्प्ट भी हुआ था हमारी कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हाई लेवल पे भी उसमें रिस्पॉन्ड किया है और उसमें एक्शन हो रहा है। हमने कनाडा के साथ भी इस मुद्दे को उठाया है और हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो से। पर मुद्दा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, मुद्दा है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसमें आतंकवादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, इन पे अलगाववादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, या आतंकवाद को जो फैलाते हैं उनको सब समर्थन या मिल रहा है या मौका मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि वो, और यूके में भी हमने उधर भी हमारे यूके फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देखा है, हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रहा है और क्या वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी ऐसे एक इंसिडेंट हो चुका है और हम इस पे हम बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसे अटैक्स या थ्रेट्स, और इसमें हम जो भी कार्रवाई करना है हम करते रहेंगे। और अरिंदम बागची ने पीएम नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की तैयारियों पर कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
Yes, the diplomatic advisor of France is here, but the visit is ongoing. He met his principal interlocutor has been actually NSA, and the conversation happened today morning. I am not in a position to share more on it right now as the visit is still unfolding. But in terms of the importance of the visit that's coming up, this is an importance. We have announced this visit. The Prime Minister would be the chief guest at the Bastille Day celebrations. There are a number of issues that are on the agenda generally, and you hopefully will be able to share more with you closer to the date. And as usual, we'll try to do a briefing on all the issues related to that visit immediately prior to that. वहीं कतर में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की कैद के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों और कैद कर्मचारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर्मचारियों पर अभी तक आरोप साफ नहीं हुए हैं। Case is in what is called the court of first instance, and so far 4 hearings have taken place. The last hearing was on 21st of June, and the next hearing I think is later this month, 19th of July if I remember correctly. We attach high priority to the case, and our embassy in Qatar is of course closely following it. The full nature of the charges is not entirely clear. I know that the legal process is underway. We are ensuring that our nationals are receiving the required legal services. Meanwhile, the family members, the detainees, continue to receive weekly phone calls and meetings. They are being updated with the proceedings of the case on a regular basis, and we are trying to extend all possible support, consular and otherwise, to them, and we will continue to share with you updates as the case. और केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर संसद के मॉनसून सत्र में सभी दलों से इस सत्र के दौरान विधायी, व्यवसाय और अन्य विषयों पर उत्पादक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र की पुरानी इमारत में होने की जानकारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बनाकर सरकार को मिलने वाले 2161 करोड़ रुपए की लूट कर ली गई। इस लूट का एक बड़ा हिस्सा वहां के सत्तासीन राजनीतिक लोगों को जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब के माध्यम से अवैध कमाई आजकल विपक्ष की सरकारों का एक महत्वपूर्ण औजार बन गया है। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थी। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर है, जो कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई है। एजाज ढेबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद नजदीकी हैं। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गर्म करनी है, यह है पूरी कहानी। इसमें एक सज्जन है, मास्टरमाइंड है अनवर ढेबर। अनवर ढेबर मास्टरमाइंड है। और ये कौन है? ये कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। एजाज ढेबर कौन है? मुख्यमंत्री बघेल के बहुत ही करीबी हैं। ये इलीगल पैसा जो जनरेट किया 2061 करोड़ का, इसमें सिंडिकेट अपना शेयर रखता है और बाकी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में उसको पेबैक कर दिया जाता है। और रविशंकर प्रसाद ने साथ ही लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा कि पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पटना में विपक्ष की जो बारात सजी थी उसमें दूल्हे का पता नहीं चला और इसके अलावा कई बाराती भी छोड़कर चले गए।
नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी, क्या हुआ आपने देखा। और अभी 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। लालू जी, मैंने सवाल किया था, पटना की बैठक हुई थी तो पटना से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और छत्तीसगढ़ में ईडी ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के खुलासे पर बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों ने सिंडिकेट बनाकर नकली शराब बेचकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया है। उनसे विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं और एक बड़ा आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, शराब घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में। और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप पत्र दाखिल किए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बड़ा घोटाला शराब का सामने आया था छत्तीसगढ़ में, ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है, क्या कहना है आप लोगों? ये भूपेश बघेल की सरकार पूर्ण शराबबंदी के वायदे पर आई है, पर सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया, हिंदुस्तान में ऐसा घोटाला कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब शराब की फैक्ट्री से सीधे शराब के दुकानों में बिना टैक्स पटाए नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब छत्तीसगढ़ में बेचकर हजारों करोड़ रुपए की अवैध कमाई एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बनाकर किया गया है। और ये इस पर ईडी ने कार्रवाई की और चार्जशीट पेश किया है। निश्चित रूप से जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट के जितने भी लोग हैं उन पर निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई के माध्यम से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है, 5 लोगों के नाम भी हैं और उसमें एक अनवर का भी नाम है जो यहाँ के मेयर हैं, उनके भाई भी हैं। इसके अलावा होटल कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं। एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ था इस शराब कार्टेल के काम को करने वाला। तो कांग्रेस पार्टी के भाई का नाम आना तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनको पीछे से सत्ता का हाथ लगा हुआ था इनको। देखिए, राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से इस घोटाले में शामिल है। इसीलिए ईडी ने कहा है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का एक सिंडिकेट बनाना और अवैध वसूली करना। राज्य सरकार की जानकारी में, राज्य सरकार की मिलीभगत से ये सारा घोटाला हुआ है। जनता का जो पैसा विकास के कार्यों में लगना चाहिए वो नेताओं के पास तक पहुंचा, क्योंकि जो राजस्व है वो मिला ही नहीं और वो सीधा सीधा कुछ लोगों के या एक सिंडिकेट के पास पहुंच गया। तो उसका नुकसान आम जनता को भी उठा, क्योंकि विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। निश्चित रूप से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस शराब घोटाले के माध्यम से गरीबों को लूटने का काम किया है, गरीबों की गाढ़ी पैसे के कमाई को लूटने का काम किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने पद को सलामत रखने के लिए छत्तीसगढ़ के गरीबों को यह सरकार लूटने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, जो बता रहे थे कि किस तरीके से शराब घोटाला यहाँ पर किया गया और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इन घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। कैमरामैन शैलेश चौहान के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रायपुर।
और दिल्ली में आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की रही। शरद पवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी बैठक के जरिए उनका हौसला बढ़ा है और ये बैठक आगे के लिए मददगार साबित होगी। आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। और देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास अब भारत से बाहर अपना पहला कैंपस खोलने जा रहा है। आईआईटी मद्रास का एक कैंपस ज़ांज़ीबार तंजानिया में खोला जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तंजानिया यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और ज़ांज़ीबार तंजानिया के शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के बीच इस बाबत एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। गुरुवार का दिन उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में ऐतिहासिक रहा, जब प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भारत से बाहर पहले कैंपस खोलने से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट की उपस्थिति में आईआईटी मद्रास के ज़ांज़ीबार तंजानिया में कैंपस खोलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है। ज़ांज़ीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास के प्रस्तावित कैंपस में इस साल अक्टूबर में पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक शैक्षिक भागीदारी के तहत आईआईटी मद्रास जैसे भारत के शीर्ष संस्थान की विशेषज्ञता का फायदा इस बेहद अहम अफ्रीकी देश को मिलेगा। इस कैंपस के लिए कोर्स, पाठ्यक्रम, छात्रों के चयन की प्रक्रिया और अध्यापन से जुड़े मानक आईआईटी मद्रास ही तय करेगा। साथ ही कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों को आईआईटी मद्रास की डिग्री मिलेगी। आईआईटी मद्रास की बहुविषयक डिग्री तंजानिया के अलावा अन्य देशों के छात्रों को भी यहां पढ़ने के लिए आकर्षित करेगी। भारतीय छात्र भी इस कैंपस में पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़ांज़ीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास के कैंपस को विश्व स्तरीय शिक्षा और शोध संस्थान के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ये उभरती हुई वैश्विक जरूरतों को पूरा करने और इस क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में मददगार होगा। शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी इस कैंपस के जरिए मदद मिलेगी। ज़ांज़ीबार तंजानिया कैंपस में अलग अलग देशों के छात्र और शिक्षकों के आने से आईआईटी मद्रास में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही दुनिया के अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आईआईटी मद्रास की वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देते हुए भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को विदेशों में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ज़ांज़ीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास के कैंपस खोलने की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया कदम है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। शराब बिक्री से 2161 करोड़ रुपए लूटने का लगाया आरोप। बीजेपी के इन आरोपों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर दिल्ली की बैठक में क्या हुआ? एनसीपी में जारी घमासान का भी जानेंगे अपडेट। प्रधानमंत्री के कल के छत्तीसगढ़ और यूपी दौरे की भी देंगे जानकारी। कैसी चल रही है चंद्रयान 3 की इसरो में तैयारियां? देश में कहां-कहां हो रही है मानसून की बारिश? होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है
तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।